नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। वीकेंड पर भी हम लेकर आते हैं अवसर अपार हमारा मॉर्निंग पावर पैक्ड शो जो कि है नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। हमारी कोशिश होती है कि नया सवेरा में हम तमाम वो खबरें आपको दिखाएं जो भारत की जो आत्मनिर्भर होती हुई तस्वीर है उसकी झलक आप तक पहुंचाती है। सुप्रभात आंचल और सुप्रभात हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को। तो नया सवेरा में आज हम आपको खेल जगत में भी लेकर के चलेंगे, आपकी सेहत की बात करेंगे, साथ ही साथ तकनीक की दुनिया में भी आपको लेकर के चलेंगे और हमारी खास सीरीज एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास आपको बताएंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में करेंगे विजय संकल्प सभाएं। वहीं ममता बनर्जी भी कर रही हैं धुआंधार प्रचार। अमित शाह तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। डीएमके, कांग्रेस और टीवीके ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के दौरे पर। श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से चार धाम यात्रा हो जाएगी शुरू। सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए किए गए हैं चाक चौबंद इंतजाम। और युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज को लेकर तनातनी जारी। ईरान ने कहा अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ट्रंप ने कहा सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान होने तक जारी रहेगी नाकाबंदी। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कांग्रेस, सपा, तृणमूल, डीएमके जैसे जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके दलगत जो हित रहे हैं वो देश हित पर भारी पड़े। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद में इस संशोधन अधिनियम को जरूरी मत नहीं मिल पाए तब विपक्षी दल जश्न मना रहे थे। ये देखकर बहुत दुख हुआ। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे।
उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से जारी महिलाओं के संघर्ष पर कांग्रेस अपना रुख बदलेगी, अपनी दशकों से चली आ रही गलती सुधारेगी। लेकिन परजीवी कांग्रेस ने अपने साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर भी संकट खड़ा कर दिया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता जिस अनुपात में अभी है, लेकिन कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों वाली नीति अपनाई। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री कांग्रेस को सुधारों का विरोधी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर जीएसटी, कांग्रेस सभी का विरोध करती आई है। वो एक अनिर्णय लेने वाली पार्टी है जो फैसलों को लटकाने, अटकाने और भटकाने में विश्वास करती है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं,
वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। और आइए अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरें जनादेश के जरिए। जनादेश में शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति देते हुए नजर आएंगे और रैली होगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज एक ही दिन में 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे बिष्णुपुर में विजय संकल्प सभा से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में विजय संकल्प सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा बंगाल चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। तो पश्चिम बंगाल पूरा और चुनावी अपडेट्स के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज 4 बड़ी विजय संकल्प सभाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं और ऐसे में बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं जब पश्चिम बंगाल की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगी। ऐसे में किस तरह का माहौल ग्राउंड जीरो पर आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या कहता है पब्लिक सेंटिमेंट? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस क्षेत्रफल को, यानी बांकुड़ा में पहली सभा है, बांकुड़ा में ही विष्णुपुर है और विष्णुपुर में यहाँ सभा हो रही है। प्रधानमंत्री की पहली सभा यहीं पे है। तो ये पूरा जो क्षेत्र जहाँ पे प्रधानमंत्री की आज चारों सभा है, तो चारों सभा पुरुलिया है, बांकुड़ा है, ये आपका झाड़ग्राम है और वेस्ट मेदिनीपुर, यहाँ चारों जगह उनकी सभा है। और इन चारों जगहों को, यानी इन चारों जगहों को मिला के जंगल महल का नाम दिया जाता है, यानी जंगल महल इसको कहा जाता है। और यहाँ पर 40 सीटें हैं। तो 40 सीटों में अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया था और 40 में से 23 सीटें उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन बाद में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें फिर तृणमूल कांग्रेस ने वापसी कर दी। तो अब देखना है कि मामला बिल्कुल आर पार का है। और जंगल महल के इलाके की अगर हम बात करें, यानी 40 सीटों की बात करें, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और वेस्ट मिदनापुर के जिलों की हम बात करिए, चारों को मिलाकर जंगल महल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मुख्य आबादी वो कुर्मी जाति है। तो कुर्मी जाति की आबादी यहाँ 30% से अधिक है और उसके अलावा 8%, 6 to 8% के लगभग ट्राइबल है, आदिवासी है। तो जो कुर्मी जाति है, जो बहुत ही कहें कि वोट के लिए ये कहें या राजनीतिक रूप से कहें काफ़ी समृद्ध ये जाति है यहाँ पर, और इनकी ये मांग रही है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। ममता बनर्जी जब 2011 से यहाँ पर शासनकाल में हैं, तो जब भी चुनाव आता है तो बराबर ये कहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको एसटी का दर्जा देंगे, लेकिन आज तक उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला है और इसका मलाल उस कुर्मी जाति को है। अब हम बताते हैं कि आपको 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल झारखंड के साथ बॉर्डर एरिया से सटती हैं। तो उसमें जो है जयराम महतो की पार्टी है, पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में उसने सीटें तो नहीं लाई थी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो जयराम महतो की पार्टी इस बार त्रिकोणीय बना रही है 4-5 सीटों पर। उसमें तृणमूल कांग्रेस को भी घाटा हो सकता है और बीजेपी को भी घाटा हो सकता है अगर जयराम महतो की पार्टी आगे बढ़ती है तब। लेकिन अब देखना है कि यहाँ जो एसटी समुदाय है, जो ममता बनर्जी की जो लक्ष्मी योजना करके है, जो महिलाओं को जो पैसे उनको मिलता है हर महीने, तो उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि वो हमारी नैया पार कर लेगी। ममता बनर्जी एक महिला हैं और महिला होने के नाते महिलाओं पर उनकी अच्छी पकड़ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो बिहार में है, उनकी
उनकी पकड़ महिलाओं पर थी। लेकिन अभी आपने जो देखा प्रधानमंत्री का जो संबोधन था कल 8:30 बजे उन्होंने संबोधन जो किया था, और अभी आपने जो न्यूज़ कैप्सूल चलाया है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया, और वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उसे रोका या रोकने की कोशिश की और रोक भी दिया, बिल सदन में गिर गया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और ममता बनर्जी के लिए ये चुनौती हो सकता है कि ममता बनर्जी इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगी इस विधानसभा चुनाव के जो बाकी बचे हुए दिन है, जो चुनाव प्रचार के दिन है, तो उसको ममता बनर्जी कैसे डिफेंड करेगी। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल कुमार, आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो ममता और साथ ही साथ टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, लेकिन केंद्र में क्या महिलाएं भी रहने वाली हैं? महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा हो या फिर महिला प्रतिनिधित्व, प्रधानमंत्री गरजते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ बेहद अहम मुद्दा है। और आपने देखा था कि जिस तरीके से वो जो मेडिकल की छात्रा थी उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद पूरा बंगाल सुलगा था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल में तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सवाल प्रधानमंत्री जरूर यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि महिला रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का रवैया रहा, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने डिच किया एक तरह से, और एक महिलाओं के लिए जो स्वर्णिम अवसर हो सकता था, पार्लियामेंट में उनकी भागीदारी 33% हो सकती थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा विघ्न डाला तमाम विपक्षी पार्टियों ने, और उसमें तृणमूल कांग्रेस ने नेतृत्व किया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और मैं अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो हम समझते हैं कि इस मुद्दे को सबसे पहले वो उठाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी महिलाओं की चैंपियन बोली जाती है। महिलाओं के अंदर उनका अपना वोट बैंक बोला जाता है। महिलाओं के अंदर जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं उनके अंदर जबरदस्त लोकप्रियता है ममता बनर्जी की। तो ये आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और देखना है कि बिल्कुल कुमार, हम जानते हैं कि इस बार के चुनावों में, बिल्कुल हम जानते हैं इस बार के चुनावों में जो एम फैक्टर है ये काया पलट सकता है। और ऐसे में जिस तरह से जो विपक्ष ने अपना रवैया संसद में दिखाया है, किस तरह से अब विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखेगा, ये भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बात क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ही हम कर रहे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आज का दिन बेहद अहम है, जहां हमने बात की कि प्रधानमंत्री की कई अहम आज रैलियां हैं। उसके अलावा भाजपा के दिग्गज नेता आज बंगाल में चुनावी प्रचार को गति देते हुए नजर आएंगे। क्यों संध्या? बिल्कुल आंचल, और इसी क्रम में अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा उत्तर बंगाल के कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूर घाट से करेंगे, जहां वो एक विशाल रोड शो करेंगे। इसके बाद वो मालदा जिले के रतुआ में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, आज उनका भी अहम कार्यक्रम है। चुनावी प्रचार में भाजपा के तमाम दिग्गज इस वक्त ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। ममता ने जनता के दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक अभिषेक बैनर्जी भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल देर रात कोयम्बटूर पहुंचे। अमित शाह आज राज्य में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वो आज इरोड के मोदक्कुरिची विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो चेन्नई के अरुलमिगु कपालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन भी करेंगे। वहीं अमित शाह चेन्नई में मायलापुर विधानसभा में भी रोड शो करने वाले हैं। तो मिशन साउथ के लिए भी भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। एक तरफ डीएमके लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने मुकाबले को कांटे का बना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में राज्य के चुनावी दौरे पर हैं और व्यापक प्रचार अभियान चला रहे हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके रखी है। वहीं डीएमके भी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोरदार प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस और टीवीके भी सक्रिय है, जिससे चुनावी जंग और भी रोचक हो गई है।
वापस एक बार पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लगभग 7 लाख नए मतदाता सूची में जोड़ दिए। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इससे अतिरिक्त मतदाता वर्ग की आयु और लिंग के आधार पर विवरण जारी नहीं किया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इन नए मतदाताओं में से लगभग 3,22,000 पहले चरण में मतदान करेंगे, जबकि शेष लगभग 3,88,000 मतदाता दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इन नए मतदाताओं में से कितने पहली बार मतदान कर रहे हैं और जिनकी आयु हाल ही में 18 वर्ष हुई है, और न ही उसने इन मतदाताओं का विस्तृत लिंगवार विवरण दिया है। आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त फॉर्म 6 आवेदनों की संख्या और उनमें से कितने अस्वीकृत किए गए, इसका भी खुलासा नहीं किया। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 6,82,000 के आसपास है और जो न्यायाधिकरण के आदेशों के बाद नाम जोड़े जाने पर बढ़ सकती है। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए नया सवेरा डीडी न्यूज़ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये उनकी श्रीलंका की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है। इस दौरान वो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वो वहाँ के अन्य नेताओं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर में अहम साझेदार है। ये दौरा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति के इस दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुआरा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति के इस 2 दिवसीय दौरे में राजधानी कोलंबो से लेकर नुवारा एलिया तक कूटनीति और संस्कृति का संगम देखने को मिलने वाला है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर श्रीलंका में गजब का उत्साह है और भारतवंशी उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत करने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। कोलंबो से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने श्रीलंका दौरे के क्रम में कोलंबो से लेकर नुवारा एलिया तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोलंबो एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति की यात्रा की शुरुआत रणनीतिक चर्चाओं से होगी। उपराष्ट्रपति की श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन लेवल वार्ता और फिर वहां के प्रधानमंत्री के साथ लंच डिप्लोमेसी में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति की श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये हुआ कैसे? ये लगातार हमारा एंगेजमेंट, उच्च स्तरीय एंगेजमेंट जारी रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। शाम को उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचेंगे, जिसको लेकर भारतवंशी काफी उत्साहित हैं। भारत के किसी उपराष्ट्रपति की यह पहली श्रीलंका यात्रा है, जिसको यादगार बनाने के लिए भारतवंशियों की कई पीढ़ियां तैयार हैं। I am honestly welcome our Indian Vice President. For very happy to see him. India is my country, really my mother tongue country. My grandparents are born. But we are in now Sri Lankans, but we are very proudly, I am saying, we are Indians, Indian Tamils. I am very happy to say that our Indian Vice President is coming to Sri Lanka. My dream was to study in India, so I am so happy that it's going to come true.
इसके बाद उपराष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उससे भारत और श्रीलंका के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई गति मिलेगी। 19 अप्रैल को कोलंबो के ऐतिहासिक कथिरेसन और गंगारामय मंदिरों में वो दर्शन करेंगे। Now the Gangarama temple, we have a vocational training center. It started in 1978. Honorable Prime Minister Modi has visited here, Sri Lanka. Both times he has visited Gangarama temple. साथ ही कथिरेसन में कार्यक्रम के दौरान उनका संबोधन भी होगा। यहाँ दोनों देशों की संस्कृति की भी झलक दिखेगी, जिसको लेकर काफी उत्साह है। Relationship between Sri Lanka and India goes way back, and we've had such a good relationship for so many years, and we're really happy to welcome the Vice President to our country. As a student, I have had a great connection with India, as in visiting India and also performing at India via our dance class. So we have done many shows about Ramayana, which is a great bridge that connects Sri Lanka and India as well. So we will be performing Ramayana as well in this month. These are ways that Sri Lanka and India are connected to each other in a very deep manner. सोमवार को यात्रा का केंद्र नुवारा एलिया होगा। उपराष्ट्रपति यहां IHP प्रोजेक्ट साइट का दौरा करेंगे, जो भारत की विकास साझेदारी का प्रतीक है। दौरे का समापन रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक सीता एलिया अम्मन मंदिर के दर्शन के साथ होगा, जो दोनों देशों के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। कोलंबो से नवीन के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग आज अपनी भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ली के साथ उनकी पत्नी किम हे क्यंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति ली से मुलाकात करने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जनसंबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और भी मजबूत होगा। और आइए बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो रही है। शासन प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक कंट्रोल और सूचना केंद्रों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बार यात्रा मार्ग पर CCTV, मेडिकल टीम और आपदा राहत दल भी तैनात किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं 2 मई से केदारनाथ और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देवभूमि कहा जाता है, जहां 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सुखद रहे, आरामदायक रहे, उसके लिए प्रशासन कई महीनों पहले से ही संध्या इसकी तैयारियों में लगा होता है। अच्छा, जहां प्रशासन तैयारियों में लगा होता है, वहीं अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं इस पवित्र यात्रा के लिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी बड़ी संख्या में इस बार हुए हैं, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी 4 धाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। और इसीलिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है। और इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब यही है कि जिस तरह से जब हम आध्यात्मिक और हम कह सकते हैं इस सुखद अनुभव की अनुभूति करने के लिए इस मार्ग पर निकलते हैं, तो किस तरह से प्रशासन जो है वो आपकी व्यवस्था के लिए वहाँ पर तत्पर है, मौजूद है। और इसीलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, ताकि जो यात्रीगण हैं उन्हें इस मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। तो खुल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, और कई समय से भक्तगण, श्रद्धालु इन कपाटों के खुलने की इंतज़ार में होते हैं। उन्हें हमेशा से दर्शनार्थी के तौर पर ये लगता है कि कब हम इस धाम की यात्रा की ओर निकल पड़े।
और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज मौजूद हैं। सिद्धार्थ, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि चार धाम की यात्रा से जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं एक बहुत ही सुखद अनुभूति मिलती है। और जिस तरह से आज चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, श्रद्धालुओं का उल्लास देखते ही बनता है। बिल्कुल आंचल, सुप्रभात। देखिए, बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि चार धाम यात्रा आज से 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। मैं इस वक्त गंगोत्री में हूं और मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भारी मात्रा में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी कपाट खुले नहीं हैं मंदिर के, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मंदिर प्रांगण में। देखिए, श्रद्धालु देश विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं और अभी कपाट खुले नहीं है। देखिए आंचल, और पूरे सिक्योरिटी के जो इंतजाम है पूरी तरीके से है यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर यहाँ पर लग रहा है। जब सूरज की पहली किरण गर्भगृह में पड़ती है तो नज़ारा यहाँ पर और भी खूबसूरत हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के अंदर इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर हो चुके हैं। और देखिए, अभी माँ गंगा की डोली आएगी इस मंदिर प्रांगण में और उसके बाद शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया में के जो शुभ मुहूर्त है उस पर, जो कि 12:15 पर है आंचल, उस पर कपाट खुल जाएंगे और ये भव्य नज़ारा, ये दिव्य नज़ारा, ये युगांतकारी क्षण यहाँ पर देखने के लिए सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, देश विदेश से आए हैं। जब हमने उनसे बात करी थी आंचल, तो वो ये बोल रहे थे कि रोड इतनी अच्छी आजकल हो गई है कि आने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। बहुत अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं और उनका ये कहना है कि हम जब आ रहे थे तो हमें बहुत अच्छी रोड मिली और जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर आकर एक अलग ही जो है उन्हें सुकून महसूस देता है। तो देखिए, रोड की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 महीने के लिए जब कपाट खुल जाएंगे आंचल, तो जो लोकल्स हैं यहाँ पर, उनकी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज होती है कि पूरे साल वो इस क्षण का इंतजार करते हैं जब श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, तो उनसे सम्मान लेते हैं जिससे कि उनका रोजगार चलता है। तो वो लोग भी यहाँ पूरा साल इस क्षण के लिए इंतजार करते हैं। अभी बताने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी के नजरिए से अगर आंचल बात की जाए तो पूरे पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के। सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर ड्रोन मॉनिटरिंग से लेकर और 8 स्ट्रेचेस जो कि हैं वो सेंसिटिव जोन में सरकार ने यहाँ बनाए गए हैं, जिस पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो खड़े रहेंगे ताकि जो श्रद्धालु देश विदेशों से यहाँ आ रहे हैं वो उनको ईज ऑफ ट्रैवल मिले, वो आसानी से यहाँ तक पहुंच सके, उनको आने में कोई भी दिक्कत ना हो। आंचल, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से साल दर साल यहाँ पर व्यवस्थाएं बदली हैं और लगातार श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं में परिवर्तन आया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जिस तरह से आप आजीविका की बात कर रहे थे, तो किस तरह से आजीविका का केंद्र ये धार्मिक यात्रा भी बनती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ अगर इसमें हम पर्यटन को भी जोड़ लें तो? जी बिल्कुल संध्या, देखिए यहाँ पर अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन पिछले कुछ सालों में यहाँ बहुत बड़ा है और उसका कारण है बेहतर रोड, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम अभी भी आए हैं, तो जब हमने दिल्ली से देहरादून का जो है सफर तय किया वो सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया, क्योंकि जो नया दिल्ली देहरादून हाईवे बना है, जो हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उसकी मदद से अब सफर बहुत कम हो गया है और यहाँ आने का सफर उसमें भी कम हो गया है। तो देखिए, जब लोग यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनका मानना यह है कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है इस टाइम कि उनको आने के लिए समय नहीं लगा। कुछ स्ट्रेच बीच में हैं जो थोड़े से रफ स्ट्रेचेस हैं जहां पर लेकिन लगातार काम चल रहा है, लेकिन अदरवाइज रोड्स बहुत अच्छी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया संध्या आपको कि रोड जो लोकल्स हैं वो पूरे साल इस क्षण का इंतजार करते हैं, पूरे साल वो इंतजार करते हैं कि कब कपाट खुलेंगे अगले 6 महीनों के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए वो कपाट बंद हो जाते हैं। तो देश विदेशों से जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो इस अद्भुत क्षण को महसूस करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ इससे जो लोकल्स होते हैं यहाँ पर उनके रोजगार में भी बहुत बढ़ावा मिलता है। हालांकि हमने उनसे भी बात करी थी संध्या, तो उनका भी ये कहना है कि जब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है तब से और श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं और जिससे उनका रोजगार और बढ़ा है। तो देखिए, अगर हम देखें तो आस्था तो है ही, साथ ही साथ जो यहाँ पर लोकल्स हैं उनके रोजगार की भी यहाँ बात की जाए तो उनकी बात भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं देश विदेशों से, वो जैसा कि मैंने बहुत आपको अहम आपने कहा सिद्धार्थ, क्षण को महसूस करने के लिए आ रहे हैं। जी बहुत सही आपने कहा। खास तौर पर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो ये आध्यात्मिक और भक्ति के लिहाज से बहुत अहम और अनुपम मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और
आगे बढ़ने से पहले संध्या, मुझे याद है कि जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो कोई भी जो वयोवृद्ध अगर चारधाम यात्रा के लिए जाता था तो हमें लगता था कि वो बहुत लंबे समय के लिए जा रहा है, क्योंकि उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था वो था नहीं। लेकिन अब चारधाम यात्रा करना जो है वो बहुत सुगम हो गया, जिस तरह से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्था सरकार ने की है वहाँ पर यात्रियों की आरामदायक सुविधा के लिए। बिल्कुल आंचल, और इसी सुगमता और सुरक्षा का जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि इसीलिए साल दर साल जिस तरह से परिवर्तन आए तो भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है और अब डर किसी बात का नहीं है, बल्कि पवित्र यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक और बहुत अहम दिन है, यानी कि अक्षय तृतीया है और इसके अवसर पर देश भर के जो मंदिर हैं उसमें विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर और फिर दूसरी तरफ आप दूसरी विंडो में देख पा रहे हैं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भस्मारती में शामिल हुए हैं। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्री महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अल सुबह यहां पर भस्म आरती हुई और बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। आज अक्षय तृतीया का दिन है और कहते हैं कि आज के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय होता है और आप जो भी समृद्धि की कामना करते हैं वो भी जीवन भर आपके लिए अक्षय होती है, यानी कि उसका क्षय कभी नहीं होता। आप देख सकते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां भस्म आरती के बाद बाबा का श्रृंगार किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर आपको बताएंगे समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बस भी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं। आप समझ ही गए होंगे हमारे हाथों में समाचार पत्र हैं, तो इसमें जो प्रमुख और दिलचस्प खबरें हम आपके लिए लेकर आए। तो पहली खबर हम आपके लिए ले रहे हैं नवभारत से, जहां पर हम प्यार मोहब्बत का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मोहब्बत होनी चाहिए आपकी लिवर से, यानी कि लव टू द लिवर। आज वर्ल्ड लिवर डे है और इसीलिए बहुत ही छोटा सा एक आह्वान हम इस मंच के माध्यम से करना चाहेंगे कि 24 घंटे दिन में होते हैं, अगर उन 24 घंटों में से सिर्फ 2% यानी कि 30 मिनट भी अगर आप अपने जिगर यानी कि लिवर को देते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप अपने लिवर को स्वस्थ रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जिगर की मजबूती जो होती है, जब हम पाचन क्रिया की बात करते हैं, उस लिहाज से बेहद अहम होती है। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने में लिवर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए अगर हम लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो वसा से जो अनयुक्त खाना होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा फैट नहीं होता, वो लिवर के लिए लाभकारी होता है। और इसीलिए एक्सरसाइज, बेहतरीन बैलेंस डाइट के साथ और खूब पानी पीकर अपने आप को हाइड्रेट रखकर हम लिवर से अपनी इस मोहब्बत का रिश्ता कायम कर सकते हैं। क्यों संध्या? बिल्कुल, और अगली खबर से भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। अगली खबर है QR कोड से जुड़ी हुई, कैसे तकनीक आपकी सुरक्षा में सहायक बन रही है, ये खबर दर्शा रही है। अब QR कोड से होगी असली और नकली की पहचान। पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाया गया है। जनसत्ता अखबार ने आज इस खबर को सुविधा के कॉलम के साथ प्रकाशित किया है। कोड स्कैन करने से संबंधित व्यक्ति की जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, इस पहल को अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटन रिसोर्ट में आने वाले लोगों का भरोसा वापस दिलाने के मकसद से कायम किया गया है। और एक अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि हर सेवा प्रदाता की पुलिस ने ठीक से जांच की है। अधिकारियों ने उसे पंजीकृत किया और उसे एक विशिष्ट QR कोड दिया गया, जिसमें उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी और अन्य विवरण भी मिले हैं। चलिए आपको बात करते हैं दिल्ली जागरण से। इस खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये खबर कह रही थी कि दिल्ली में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब किस तरह से सरकार ने कमर कस ली, और वो ये है कि करीबन ऐसा 174 किलोमीटर जो रोड मार्ग है उसमें 18 जो परियोजनाएं चलाई जाएंगी, उसके ज़रिए
जो है वो जाम कम होगा। आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने 3 जो अलग अलग फोटोज इस अखबार में शेयर की। पहली यूपी बॉर्डर, जहां पर 6 किलोमीटर लंबा जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। फिर जब अगर आप सागरपुर से मायापुरी जाते हैं, कई बार आपने रेडियो पर सुना होगा कि मायापुरी के फ्लाईओवर जो है इस पर जाम लगा हुआ है। यहाँ पर भी लंबा 4 किलोमीटर से ज़्यादा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए लगातार जो है वो स्टडीज़ की जा रही हैं सब्सटेंसिव। और जो रिंग रोड क्रॉसिंग है रामचरण अग्रवाल चौक से, कुछ इस तरह के और भी रोड्स हैं जहां पर जाम की समस्या। अब इसके लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। जो इंजीनियर्स हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स को चिन्हित कर वहां से एलिवेटेड रोड की शुरुआत की जाए और दिल्ली को जाम से निजात मिले। ये तो हुई वर्तमान यानी कि आज की बात, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं 51 साल पीछे। जी हाँ, आज से लगभग 51 साल पहले यानी कि 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसीलिए आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन ने साबित कर दिया था कि भारत के पास विज्ञान में आसमान छूने की काबिलियत है। अंतरिक्ष में गूंजा था आर्यभट्ट का नाम आज ही के दिन। बिल्कुल, तो समाचार पत्रों में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये तमाम बड़ी खबरें और अब रुक करते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी इस बड़ी खबर का। बात करते हैं पश्चिम एशिया में जारी तनाव की, जिसके बीच हॉर्मुज़ को खोलने पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से तनाव गहरा गया। दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइफलाइन यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ईरान ने फिर बंद कर दिया। और इस बीच अमेरिका ने भी जल्द ही पीस डील नहीं होने पर और ज्यादा तेज हमले करने की बात भी कह डाली है। दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा बंद कर समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू कर दिया। ईरान के मिलिट्री कमांड ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर अपनी नेवल नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान आने जाने वाले सभी जहाजों के आने जाने की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पहले की स्थिति में वापस आ गया है और यह रणनीतिक जलमार्ग अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है। जब तक अमेरिका ईरान से गंतव्यों तक और गंतव्यों से ईरान तक जहाजों की पूर्ण आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त नहीं करता, तब तक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की स्थिति सख्त नियंत्रण में और यथावत बनी रहेगी। इस बीच हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर फायरिंग की घटना सामने आने से तनाव बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर पर 2 गनबोट्स ने गोलीबारी की, जिन्हें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमले से पहले कोई रेडियो चेतावनी भी नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही ईरान ने हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया ने राहत की सांस ली। बाजारों में राहत दिखी थी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने की बात कह संकट को बढ़ा दिया। With the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. If you do not comply with this blockade, we will use force. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव में सीज फायर के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उससे शांति की उम्मीदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।
तो भारत ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की घटना को लेकर ईरान के साथ अपनी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली को आज शाम विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक में भारत ने हॉर्मुज़ की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बैठक में विदेश सचिव ने जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। साथ ही भारत ने बैठक में ये भी याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। और आइए देखते दुनिया भर से कुछ खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हुए हमले की कड़ी निंदा। इस हमले में एक फ्रांसीसी शांति सैनिक की मौत और 3 अन्य घायल हुए। गुटेरेस ने सभी पक्षों से युद्ध विराम का सम्मान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने शहीद सैनिक के परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण कायम। चेतावनी दी कि नाकाबंदी जारी रही तो जलमार्ग पर आवागमन रोका जा सकता है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बार्सिलोना में की मुलाकात। ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का संकेत मानी जा रही है। ये 8 साल में किसी मेक्सिकोई राष्ट्रपति की स्पेन की पहली यात्रा है। यूक्रेन के कीव में एक सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक एक रूसी मूल के हमलावर ने पहले राहगीरों पर चलाई गोली, फिर बंधकों के साथ सुपरमार्केट में छिपा, जहां पुलिस ने उसे मार गिराया। मामले की जांच आतंकवादी कृत्य के रूप में शुरू हुई। हालांकि हमले के मकसद का भी पता नहीं चल पाया गया। डोमिनिकन गणराज्य में अधिकारियों ने एक स्पीड बोट का पीछा कर करीब 1.6 टन कोकीन जब्त की। डीएनसीडी के अनुसार ड्रग्स के 1670 पैकेट नाव से बरामद हुए। इस कार्रवाई में डोमिनिक सेना, वायुसेना और डीईए समेत कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया। और आज के मनी मंत्र में आइए अब बात करते हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। तो किस तरह से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है उसे किस तरह का चुनाव किया जाए, आपको बताते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें जो कमाने वाला सदस्य है उसके ना रहने पर ये आपके लिए आर्थिक सहारे के तौर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बच्चों के पढ़ाई और घर के खर्च में लाइफ इंश्योरेंस से मदद मिलती है। साथ ही भविष्य की वित्तीय योजना के तौर पे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपके लिए अहम है। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में इससे मदद होती है और जिम्मेदारियों की सुरक्षा के लिए ये अहम मानी जाती है। तो ये बात की हमने लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की भी अपनी एक खासियत है, क्योंकि अस्पताल खर्च से आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान करता है। अस्पताल खर्च से सुरक्षा के साथ साथ अचानक बीमारी में भी आपके लिए मदद करता है। यदि अचानक किसी तरह की कोई बीमारी आप पर आती है, सेविंग्स की सुरक्षा देता है, कैशलेस इलाज सुविधा और साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी में ये आपको सहायता प्रदान करता है हेल्थ इंश्योरेंस। और आइए बात करते हैं त्योहारों से जुड़ी हुई। देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। देवी मीनाक्षी की पावन नगरी मदुरै में चित्तराई महोत्सव की धूम शुरू होने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाला ये भव्य उत्सव मीनाक्षी अम्मन के दिव्य विवाह और अलागर की यात्रा की भक्तिमय परंपरा को समर्पित है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
मदुरई, जो सदियों से देवी मीनाक्षी की नगरी के रूप में विख्यात है, वो एक बार फिर दिव्यता और भक्ति की ज्योति से जगमगाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ चितराई महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जो पूरे 15 दिनों तक चलेगा। ये उत्सव न केवल मीनाक्षी सुंदरेश्वरर के दिव्य विवाह का उत्सव है, बल्कि शिव और विष्णु परंपराओं के अद्वितीय मिलन का भी प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इस दौरान मदुरई की गलियों में भक्ति भाव में रमे नजर आते हैं। चितराई उत्सव की शुरुआत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह से होगी, जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर में फहराया जाएगा। ये ध्वज पूरे महोत्सव की शुभ शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसके बाद के दिनों में विभिन्न वाहनों पर देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्राएं निकलेंगी, जो भक्तों को संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ेगा। चितराई उत्सव की शुरुआत में देवी मीनाक्षी का पट्टा अभिषेकम होगा। भगवान सुंदरेश्वरर का भव्य विवाह समारोह होगा। वहीं इस महोत्सव के दूसरे चरण में भगवान अलागर की भव्य यात्रा निकाली जाएगी। मान्यता है कि भगवान अलागर कोयल से मदुरई की ओर प्रस्थान कर अपनी बहन मीनाक्षी के विवाह में शामिल होने आते हैं। भक्तों की भीड़, फूलों की वर्षा, संगीत और पारंपरिक गीत, ऐसा प्रतीत होता है मानो मदुरई में स्वर्ग उतर आया हो। ये उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पौराणिक परंपरा का अद्वितीय संगम है, जिसमें मदुरई के लोग वर्षों से गोते लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। ये मैच डरबन में भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला के पहले मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप की आज से काहिरा में शुरुआत। भारत की ओर से एशियाई खेलों में पदक विजेता शिव नरवाल और शॉटगन निशानेबाज सबीरा हारिस 71 सदस्यीय भारतीय दल की करेंगे अगुवाई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। IPL में आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जिसमें पंजाब किंग्स अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। ये मैच रोमांचक रहा और दिल्ली की टीम ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चेन्नई की टीम 184 रन बना पाई। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। ग्राफिक के जरिए जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाएंगे रंग बिरंगे फूलों के साथ। और बोगनविला के इन फूलों को निहारने के लिए आप अपने इन टीवी स्क्रीन्स को देखिएगा और इस वीकेंड को और भी खूबसूरत बनाइए। आप देखिए प्रकृति की ये विहंगम छटा और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।